आज की वीडियो का अगला प्रश्न है 15। इसमें पूछा गया है सही आरोही क्रम चुनिए। तो यहाँ पर आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें हमने एक सही आरोही क्रम का चयन करना है जिसमें आपके कुछ बाद दिए गए हैं, उन्हें कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो बताइएगा यहाँ पर जो सही अनुक्रम में आएगा तो वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही आरोही क्रम में होगा तो वो होगा विकल्प स, अर्थात सबसे पहले छायावाद, उसके पश्चात प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और सबसे अंत में नई कविता। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में छायावाद का विकास आचार्य महावीर प्रसाद युगीन कविता के उपरांत बंगला काव्य के प्रभावस्वरूप हिंदी में प्रकट हुआ। छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम मुकुटधर पांडेय ने किया, जिसकी समय सीमा 1918 से लेकर 1936 तक मानी जाती है। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। उसके बाद साहित्य में प्रगतिवादी काव्य सर्जना का युग प्रारंभ हुआ, जिसका प्रारंभ काल 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है तथा 1943 के बाद काव्य के क्षेत्र में एक संक्रांति का दौर चला, जिसमें प्रयोगवाद नामक नई काव्यधारा का उदय हुआ, जिसकी समय सीमा 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक मानी जाती है। 1953 के बाद डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के माध्यम से आधुनिक काव्य का जन्म हुआ, जिसका नाम इसी पत्रिका के नाम पर नई कविता दे दिया गया, जिसकी समय सीमा में आधुनिक काल भी आता है। अतः उपरोक्त प्रश्न के अनुसार हिंदी के आधुनिक काल के प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का सही क्रम होगा छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन्हें मैं बता देता हूँ आपको ये नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर होगा कि जो छायावाद नामक संज्ञा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया गया था मुकुटधर पांडे के द्वारा। ठीक है। इसके पश्चात जो छायावाद का समय माना जाता है कब से कब तक का है, 1918 से लेकर 1936 तक का है। इसके पश्चात 1936 में प्रेमचंद्र के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना मानी जाती है। ठीक है। इसके पश्चात अगर हम आगे जाएंगे तो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद का काल माना गया है। 1943 के बाद काव्य क्षेत्र में एक संक्रांति का दौर चला, इसका भी आपने ध्यान रखना है। और इसे क्या नाम दिया गया, नई काव्यधारा का उदय। और जब नई काव्यधारा का उदय माना जाता है, कब से माना जाता है, 1953 ईस्वी से। ठीक है। तो ये थे कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य, इन्हें याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है। तो इतिहास दर्शन बताना है किसका, ये साहित्य का इतिहास दर्शन विकल्प में है नगेंद्र, नलिनी विलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प आएगा तो वो होगा विकल्प बी, नलिनी विलोचन शर्मा का हो जाएगा ये साहित्य का इतिहास दर्शन। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, तो देखिए व्याख्या इस प्रकार से है। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में तथा नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य का नंद दुलारे वाजपेयी का है हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी, इसका प्रकाशन वर्ष 1945। ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न बनता है कि जो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन कब किया था, 1973 में। ठीक है। और नंद दुलारे वाजपेयी का पूछा जाएगा तो ये होगा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और ये होगा 1945। ठीक है। तो कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है, बल्कि ये संपादित किया गया था। और कई बार ये प्रश्न बनता है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है, नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचना हो जाएगी ये। अगला प्रश्न देख, अगला प्रश्न है यहाँ पर, रीतिकाल का समय था, बताना है रीतिकाल का समय क्या है। 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक, 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक, 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प बी, 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। और ये समय किसने निर्धारित किया है, शुक्ल जी के द्वारा ये काल निर्धारित किया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। पहले व्याख्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है उसके अनुसार रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से लेकर संवत 1920 विक्रमी संवत तक माना है तथा अन्य कालों की समय सीमा इस प्रकार से है। आदिकाल का अथवा वीरगाथा काल का होगा 1050 से लेकर 1375 तक और भक्ति काल का 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक और आधुनिक काल का होगा 1900 से लेकर अब तक। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या मिश्रबंधु। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा विकल्प ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा वीरगाथा काल नाम दिया गया है हिंदी के प्रारंभिक काल को। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा वैज्ञानिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मानी जाती है और उनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया है वह आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है। चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा, जबकि आदिकाल को आदिकाल नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया था। प्रारंभिक काल मिश्रबंधु ने सुझाया तथा सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा था तथा चारण काल एवं बीज विपन काल क्रमशः डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नामकरण दिया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो अभी मैंने पीछे आपको ये बताया, इसका क्या उत्तर होगा तो इसे मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। इस पिछले प्रश्न का उत्तर आपने देना है। तो यहाँ पर जो रचना है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है दोस्तों ये वाला। विकल्प में है चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जगनिक या नरपति नालह। तो सही विकल्प कौन सा होगा यहाँ पर? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी। यहाँ पर इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ, पहेलियाँ, खालिक बारी, दो सुखने, गजल की रचना की है। जगनिक ने परमाल रासो, जिसका प्रकाशन वर्ष संवत 1230 है और इसे परमाल रासो को ही आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। और जो नरपति नालह है, इनके द्वारा बिसलदेव रासो की रचना की गई है। महत्वपूर्ण है ये भी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है, तो ये आलाखंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खुमान रासो के रचयिता का नाम बताइए। विकल्प में है दलपति विजय, जगनिक, चंद्रबरदाई या विद्यापति। तो जो खुमान रासो के रचयिता का नाम होगा तो ये हो जाएंगे विकल्प ए, दलपति विजय। आगे थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं हम। व्याख्या है, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। जगनिक ने परमाल रासो या आलाखंड, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो तथा विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली की रचना की है। तो विद्यापति की 3 रचनाएं हो जाएंगी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? इतिहास ग्रंथ बताना है किसका ये हिंदी साहित्य का अतीत। विकल्प में है विश्वनाथ तिवारी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो ये जो रचना है हिंदी साहित्य का अतीत, ये हो जाएगी विकल्प भी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर परीक्षाओं में से पूछा जाता है। यहाँ पर इसकी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में विभाजित है। इसके लेखक हो जाएंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जबकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक रामकुमार वर्मा हो जाएंगे तथा हिंदी काव्यधारा के रचनाकार हो जाएंगे राहुल सांकृत्यायन। इसे याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने कहा? तो विकल्प में है ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया गया था मिश्रबंधुओं के द्वारा। 23 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या है, व्याख्या को देख लेते हैं। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम मिश्रबंधु ने दिया। मिश्रबंधु ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला है
पूर्व आरंभिक काल जिसका समय 700 से लेकर 1343 विक्रमी संवत तक है, और दूसरा भाग है उत्तर आरंभिक काल और इसका समय है 1344 से लेकर 1444 विक्रमी संवत तक। जबकि विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार से किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं किस विद्वान ने क्या नाम दिया है। तो चारण काल नाम दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। वीरगाथा काल नाम दिया गया है रामचंद्र शुक्ल द्वारा, और वीर काल नाम दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा, और जो सिद्ध सामंत काल नाम दिया गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, और सिद्ध सामंत संधि चारण काल नाम दिया गया है राम कुमार वर्मा के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं ये तथ्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया। विकल्प में है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य भगीरथ मिश्र। तो आपने ये नहीं देखना है, जो प्रश्न पूछा गया है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये चीटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 24 का, तो वो हो जाएगा विकल्प सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा बीजवपन काल नाम आदिकाल को दिया गया है। यहाँ पर इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। आदिकाल को बीजवपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। इसके अलावा अन्य विद्वानों के नाम इस प्रकार से होंगे, तो ये देख लीजिए, पहले ही इसे डिस्कस कर लिया है। तो जो दो नए नाम यहाँ पर हैं, एक होगा अपभ्रंश काल नाम दिया गया है धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा, यह है इम्पॉर्टेंट, अक्सर परीक्षा में से पूछा जाता है। फिर जो अंधकाल नाम दिया गया है कपिल कुलश्रेष्ठ के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। विकल्प में है रमाशंकर शुक्ल रसाल, विश्वनाथ मिश्र, मिश्रबंधु, या रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, मिश्रबंधुओं के द्वारा अलंकृत काल नाम दिया गया है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्रबंधु, जिसमें आते हैं श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र ने दिया है। जबकि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल नाम तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले लेखक कौन होंगे। तो जो हिंदी में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपका शिवसिंह सेंगर के द्वारा। ठीक है, बाकी जो गारसा दत्तासी है इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था, इसका भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर व्याख्या दी गई है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी ने इस्तबार द ला लिटरेचर एंदू ये हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ था। ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। बाद में ये 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 में हुआ तथा यह ग्रेट ब्रिटेन ऑफ आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होगा, जो गारसा दत्तासी का इतिहास ग्रंथ है, पहले इसका प्रकाशन 1839 में हुआ था, और जो द्वितीय भाग है इसका प्रकाशन 1847 में हुआ था, और इसकी जो भाषा थी फ्रेंच भाषा थी। और ये जो बाद में प्रकाशित हुआ था 3 भागों में बाद में प्रकाशित किया गया था, और कब किया गया था 1871 में। और ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में अर्थात फ्रांस में मुद्रित किया गया। इसका भी ध्यान रखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे है इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान या नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी में किया गया था, और किसने, ग्रियर्सन के द्वारा। आगे है शिवसिंह सरोज नामक पुस्तक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 में, और इसके रचनाकार हैं या ग्रंथकार हैं शिवसिंह सेंगर। इसके पश्चात है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1929 में, और इसके रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है, और इसका जो इसी शीर्षक से 1957 में अनुवाद भी किया था। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था, और किसकी भूमिका में किया गया था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किया गया था।
हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में ये प्रकाशित भी हुआ था। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। विकल्प में दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा? तो सही विकल्प आएगा विकल्प डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक को लिखा गया है। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है और इसके लेखक या इतिहासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसके पश्चात इनकी दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इसके रचनाकार माने जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका प्रकाशन वर्ष भी 1952 है। ठीक है, और इनकी ये 3 पुस्तकें हो गई। प्रकाशन क्रम कई बार पूछा जाता है, इसलिए आपने इन्हें ध्यान से याद रखना है। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, किसकी रचना होगी ये? तो ये हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी है। फिर आगे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये इसका प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी का है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके रचनाकार हैं। अगली पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत, इसका प्रकाशन वर्ष 2 भागों में किया गया था, एक 1959 में और दूसरा 1960 में, और इसके रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस्तवार द ला लित्रेउत्तर एंदु ये हिंदुस्तानी की रचना की है, बताइए किसने की है? विकल्प में है कीथ, ग्रियर्सन, गार्सा द तासी या गिलक्राइस्ट। बहुत ही सुंदर प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है। आशा करूँगा सभी बच्चे इसका सही उत्तर देंगे। तो ये हो जाएगा गार्सा द तासी की रचना हो जाएगी ये। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है, देख लेते हैं व्याख्या को। इस्तवार द ला लित्रेउत्तर एंदु ये हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ की रचना गार्सा द तासी ने की है। गार्सा द तासी एक फ्रेंच विद्वान थे। उनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और 2 भागों में संकलित किया गया था। पहला संकलित किया गया था 1839 ईस्वी में और दूसरा 1847 में। इसका तीसरा संस्करण 1871 में किया गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया है। आगे है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है? तो ये माना जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास को। क्या नाम है इसका? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान या हिंदुस्तान, सीधे सीधे बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मिलान वाला। एक तरफ सूची ए दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2, तो इन दोनों सूचियों का मिलान करना है। तो चलिए कर लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? और ये हमने पीछे बताया था आपको, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसके पश्चात हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका होगा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। फिर है उत्तरी भारत की संत परंपरा, किसकी रचना होगी ये? तो ये हो जाएगी परशुराम चतुर्वेदी की। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये मिलान हो जाता है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। और ये प्रश्न एनटीए नेट सेकंड पेपर के अंतर्गत 2015 में पूछा गया है, इसलिए जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा ये सभी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ना सिर्फ एलटी कमीशन तक ये सीमित है, अपितु इसके पश्चात जो पीजीटी हिंदी है, एलटी टेट है, एनटीए नेट है या कॉलेज कैडर की कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप इन्हें नॉर्मल वीडियो ना समझे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो हैं दोस्तों ये। इसी के साथ आपको बता दूं, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट, एलटी कमीशन और पीजीटी हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर इंटरेस्टेड हो
तो आप संपर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये किसकी रचना हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। हिंदी उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 डॉक्टर बच्चन सिंह की हो जाएगी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 लक्ष्मी सागर बार्शेनी की पुस्तक हो जाएगी। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ये है, एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका और दूसरी है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कभी आपको समय लगता है तो इन दो पुस्तकों को अवश्य पढ़िएगा। खासकर अगर जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है तो इसे अवश्य लीजिए और एक बार अवश्य पढ़िए। बहुत ही गजब की पुस्तकें हैं ये। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या आएगा? तो विकल्प आपके समक्ष दिए गए हैं 4। तो विकल्प इस प्रकार से होंगे। पहला जैसे मान लीजिए रामकुमार वर्मा, मिश्रबंधु, गाड़चंद तासी, शिव सेंगर। तो इनमें से कौन पहले आएगा और कौन अंत में, तो इसका चयन आपने करना है। चलिए करिए। तो यहाँ पर जो विकल्प डी है प्रश्न संख्या 30 का, तो ये सही हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे गाड़चंद तासी, फिर आएंगे शिव सिंह सेंगर, फिर आएंगे मिश्रबंधु और फिर आएंगे रामचंद्र शुक्ल। तो आपके लिए एक वर्ग देता हूँ। आपने जितने भी ये रचनाकार यहाँ पर दिए गए हैं, इतिहासकार दिए गए हैं, इन सभी के इतिहास ग्रंथ को क्रमबद्ध तरीके से रखकर कमेंट करना है। तो देखूंगा कितनी आपकी तैयारी चली है और कितने ढंग से आप वीडियो को सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा और ये नेट 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस प्रकार से देखते हैं कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लाए जा रहे हैं। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। शिवसिंह सरोज किसकी रचना है? शिवसिंह सेंगर की। यहाँ पर चलिए आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। सभी की डेट यहाँ पर दी गई है और क्रमबद्ध तरीके से इन्हें रखा गया है। शिवसिंह सरोज शिवसिंह सेंगर की रचना होगी और प्रकाशन वर्ष है 1883। इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी गाड़चंद तासी की पुस्तक होगी और इसका प्रकाशन 3 भागों में किया गया है। पहला 1839, दूसरा 1847, तीसरा 1871। फिर आएंगे मिश्रबंधु विनोद, ये किसकी रचना होगी? मिश्रबंधुओं की हो जाएगी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। सबसे अंत में आएगी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, इसकी रचना काल हो जाएगा और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इसके रचनाकार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न की व्याख्या हो जाती है। तो चलिए आपके लिए एक और प्रश्न दे देता हूँ। आपने बताना है कि जो राम की शक्ति पूजा है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और ये किसकी रचना होगी। ये 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। तो चलिए ठीक है, अब वीडियो का अंत कर लेते हैं। धन्यवाद।